ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया हुआ था? द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी। और साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि ग्रीक फिलोसफी को हम किस तरह से जो है एक डिवीज़न देंगे। तीन तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ था। वन डिवीज़न वाज आपका माइलेशियन इज, second was the Pythagorean is, and third one was the sophist। हम क्लास में ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्यों जो है सिलेबस में ना होने के बावजूद भी ग्रीक फिलॉसफी को स्टडी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फिलॉसफी जो ऑप्शनल है वो टोटल 1200 के अराउंड जो है आपको जो है मेंस में कवर कराने की क्षमता रखता है। तो आप 1000 से 1200 के बीच में मार्क्स को जो है कवर करके चलेंगे, यानी कि आपके मेंस का लगभग बड़ा सिलेबस। और साथ में इंटरव्यू में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि फिलोसफी ही कवर करेगी। साथ में ही बड़ी लंबी ये सफ़र है प्रिपरेशन की, और ऐसे में कई बार जो है लाइफ में बड़े तगड़े उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आते हैं। ऐसे में फिलॉसफी ही एक ऐसा जरिया होता है जो आपको तमाम जो है तो खटके होते हैं उनको जो है बैलेंस करने की जो है ताकत देता है। तो थोड़ा सा जो है हम लोग विस्तार में जाएंगे। आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी में जो पहले सिस्टमैटिक फिलॉसफर पाए गए हैं उनके बारे में हम लोग करेंगे। उनका नाम क्या रहा है? उनका नाम रहा है थेलीज या थेल्स। अब एक बात और समझिएगा कि जब मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट फिलोसफर इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि इनके पहले कोई फिलोसोफर रहा नहीं होगा, बल्कि ईमानदारी की बात है कि हर व्यक्ति अपने आप में फिलोसोफर जरूर होता है। वो कुछ हो न हो पर फिलोसोफर जरूर होता है। फिलॉसफी के इश्यूज जो है वो अपने तरीके से सॉल्व करता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों की क्या होता है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो सिस्टमैटिक नहीं होते हैं, वो रैंडमली वर्क करते हैं। हम किसी एक इशू पर आज किसी तरीके से सोच रहे हैं, कल हो सकता है कि हम उसको अलग तरीके से सोचें और उसको हम सभी डायमेंशंस में ले जा करके एग्जामिन नहीं करते हैं। हम उसको पास्ट और प्रेजेंट के एग्जांपल्स के साथ नहीं लेते और फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स का जो है हम उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो हम लोग छोटे छोटे फिलोसफर हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो बड़े फिलोसफर हैं। तो क्या अंतर है हमारे और उनकी फिलोसफी में? उनकी फिलोसफी ज़्यादा सिस्टमैटिक होती है। वो तमाम जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उनके सभी डायमेंशंस को वो लोग टच करने की कोशिश करते हैं। यही मज़ा एजुकेशन का है कि जब किसी फील्ड में आप एजुकेशन पाने की कोशिश करते हैं तो एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन आपको लगातार आगे 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 और आगे बढ़ाता है। तो ये एजुकेशन का एक मज़ा है। आइए हम लोग सीधे थेलीज पर बात करते हैं। अगर मैं स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर करूं, सॉरी, आई मस्ट शेयर द स्क्रीन, और मैं व्हाइट बोर्ड की मदद से मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग जो हैं थेलीज पर बात कर रहे हैं। हिंदी में इनको अक्सर करके थैलीज लिखा जाता है, कई बार जो है लोग इनको थेल्स भी बुलाते हैं। मज़ेदार बात इनके साथ ये जुड़ी हुई है कि आप इनको कुछ भी बुलाइए, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। डरने वाली बात क्या है कि किसी दिन इन्होंने जो है आपको आंसर कर दिया तो फिर आप भी थैलीज ही हो जाए, ठीक है ना?
तो नाम में बहुत अधिक मत पढ़िएगा, बस केवल पढ़ते रहिएगा। तो आइए जरा इनसे आज एक मुलाकात करते हैं। आज हम फिलॉसफी में श्री गणेश या बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इनके बारे में हम लोग पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं कि प्रोबेबली फर्स्ट फिलोसोफर इन या फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी के लिए कह रहे हैं, इसके पहले इंडिया में काफ़ी कुछ जो है वर्क किया जा चुका था। इनका पीरियड क्या रहा होगा, अगर इनके पीरियड के बारे में जानने की कोशिश करें। पीरियड क्यों मैं ये बता रहा हूँ, हालांकि फिलोसफी ऑप्शनल के लिए पीरियड इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से ये एक बात चाहता हूँ कि आप लोग जो है कंपेयर करिए, मैक्सिमम कंपैरिजंस पर आप जाइए। आप देखिए कि जिस समय वेस्टर्न फिलॉसफी इस मूड में था कि मेरी अंगड़ाई ना छूटे टाइप वाला, यानी कि फिलॉसफी वो शुरू करना चाह रहे थे, उसके पहले अगर हम बात करें आपके मादरे वतन में, यानी कि आपके अपने देश में, आपकी अपनी कंट्री में, तो यहाँ पर जो है वेद और उपनिषद बहुत पहले से काम कर रहे थे। और उपनिषद की जो फिलॉसफी है वो आज भी मानी जाती है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलॉसफी। जिस तरह से तमाम इश्यूज को वहाँ पर लिया गया है और उनको जो है रिस्पॉन्स करने की कोशिश की गई है, तो हमारे लिए जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर भी आप समझिएगा कि 600 BC इंडिया में भी आकर के जो है पहले की जो फिलॉसफी चली आ रही थी उसको तोड़ने का काम किया गया है। और किस तरीके से इसको तोड़ने का काम किया गया है कि जो वेद और उपनिषद की फिलॉसफी थी और वो पूरी तरह से एलिट क्लास की फिलॉसफी बन गई थी, उसको बुद्ध और जैन ने एलिट क्लास से खींच करके नीचे उतारने का काम किया और उसे जो है आम जन की फिलॉसफी, जनरल पब्लिक की फिलॉसफी बनाने का काम किया। वहीं पर वेस्टर्न फिलॉसफी में ये जो काम थेलीस कर रहे हैं ये ठीक उल्टा हो रहा है। ये फिलॉसफी जनरल पब्लिक के लिए नहीं थी। ये हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे भी कि हेराक्लाइटस जब बाद में आते हैं तो हेराक्लाइटस ने ये कहा है कि माई फिलॉसफी इज ओनली फॉर द फ्यू पीपल, एलिट क्लास पीपल, इट इज नॉट फॉर ऑल। उन्होंने इसको और एक्सप्लेन करते हुए कहा कि गधों को फांसी खाना चाहिए, सोना उनके लिए नहीं। तो ये बात लागू भी होती है कि फिलॉसफी जो है सबके बस की बात भी नहीं है। फिलॉसफी को कंट्रोल कर पाना मतलब कि पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करना है। तो हेराक्लाइटस जिस बात को बोल रहे हैं उस बात की शुरुआत कहाँ से होती है, उस बात की शुरुआत थैलीस की है। शुरुआती जब अपने शुरुआती दौर में फिलॉसफी जब अपने शुरुआती दौर में होती है, बिगनिंग पीरियड में होती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटाफिजिक्स पर बहुत काम करती है। हालांकि थेलीस के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इन्हें वहाँ का सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि, सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे इंडिया में रहा है। तो जो 7 सेजेस हैं उनमें से जो है हेराक्लाइटस को एक माना गया है। तो हेराक्लाइटस इज वन ऑफ द सप्तऋषिज, 7 सेजेस। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है थिंकर्स माने गए हैं, थेलीस को उसमें जगह दी जाए। और जाहिर सी बात है कि ग्रीक फिलॉसफी में इनकी क्या जगह रही होगी, इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लेते हैं। अब इन्होंने कहाँ से डिस्कशन अपना शुरू किया था, तो इन्होंने डिस्कशन शुरू किया हुआ था
कि व्हाट इज द अल्टीमेट या सुप्रीम एलिमेंट। जो इनकी फिलॉसफी की सबसे खास बात रही कि सुप्रीम एलिमेंट क्या है। सुप्रीम एलिमेंट कहे जाने का मतलब है कि परम तत्व क्या है, परम तत्व क्या है। तो जब आपने कहा कि परम तत्व क्या है, तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा 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 अच्छा, हमें परम तत्व सुप्रीम एलिमेंट के बारे में बताना है। तो जो शुरुआती फिलॉसफी रही है उसमें इस बात पर बहुत कोशिश की जाती थी कि ये बताने के लिए कि अल्टीमेटली ये सुप्रीम एलिमेंट क्या है। सुप्रीम एलिमेंट का मतलब होता है कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो किस चीज़ से बना है। जैसे कि आज की तारीख में अगर साइंस के पास जाएंगे और साइंस से पूछेंगे कि एक्सक्यूज मी मिस साइंस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सुप्रीम एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो साइंस मुस्कुराएगी आपकी तरफ देख करके और धीरे से बोलेगी कि इट इज द गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल इज द सुप्रीम एलिमेंट। लेकिन साइंस से पहले गॉड पार्टिकल को नहीं मान करके लोगों ने किसको माना था। तो अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग लोगों को जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया था। हेलीज ने वाटर को माना। किसको माना? वाटर, या इन्होंने जल को एक्सेप्ट किया एज द सुप्रीम एलिमेंट। हेलिस आगे कहते हैं कि ये जो वाटर या जल के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ये क्या है। तो ये जो है हमारा त्रिदेव है, यानी कि ये जनरेटर भी है, सॉरी जनरेटर, फिर ये जो है आपका ऑपरेटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी। एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों ही चीज जो है हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर है, यानी कि ये जन्म देने वाला, इसको हम कह सकते हैं कि जनक है, इसको हम कह सकते हैं कि पालक है, और इसको हम कह सकते हैं संहार करता है। अब अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसको जो है आप ब्रह्मा कह सकते हैं, इसको आप विष्णु कह सकते हैं, और इसको आप शिव कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं या शिव कह सकते हैं। ये तीन अलग अलग नहीं है, ये तीनों कहा जाता है कि एक ही हैं, बट केवल जो है हम लोगों ने अपनी समझ के लिए इनको तीन अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर दिया। इसी तरह से अगर इस्लाम में भी जाएं तो इस्लाम में जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कौन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर अल्लाह है, वहां पर कोई किसी और का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। इस्लाम में सीधा सीधा जो है, जो एक सबसे फेमस कलमा पढ़ी जाती है वो यही है कि ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद उल रसूल अल्लाह। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ला इलाही इल्लल्लाह, वो किस चीज़ को जो है बताता है कि गॉड इज वन या अल्लाह इज द वन। मैं सही बोल रहा हूं ना मीरा? ठीक है। और कहते हैं यहां तक इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि इफ यू विल हैव द फेथ इन दिस कलमा देन यू आर एलिजिबल टू बिकम द कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इट मीन्स कि मोहम्मद साहब इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो हमें उस पार्ट से मतलब नहीं है, हमें पहले पार्ट से मतलब है। लेकिन जब हम इसी को क्रिश्चियनिटी में लेकर के आते हैं तो क्रिश्चियनिटी में इस चीज को कैसे हम देखते हैं, जनरेटर जी, ऑपरेटर ओ, एंड डिस्ट्रॉयर गॉड। ये जो गॉड वर्ड बना है इन्हीं तीन के लिए बना है, और वहां पर भी ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, सभी धर्मों में एक हैं। लेकिन जब थेलीस को बोलना हुआ तो थेलीस ने कहा कि नहीं साहब, गॉड तो है, लेकिन गॉड ने जो है जब ये दुनिया बनाई तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये तीनों काम के तौर पर उन्होंने जो है किसको चुना है, तो इन्होंने कहा कि इन सभी कामों के लिए फिर इन्होंने जल को या वाटर को चुना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जनरेटर के तौर पर थेलीस की फिलॉसफी में ये क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ दिस वर्ड है। अब जब ये वर्ड प्रोड्यूस कर लेता है तो ये वर्ड रहता कहाँ है, तो कहते हैं कि सिचुएटेड ऑन वाटर है। ठीक है, वर्ड या यूनिवर्स जो भी आप वर्ड लीजिए, तो सिचुएटेड ऑन वाटर है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। फिर इसके बाद क्या बोले, कहे कि यही जो है यहीं पर डेल्यूज भी होता है, डेल्यूज इन वाटर। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि डेल्यूज इन वाटर। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इन द थेलीस फिलोसफी वाटर इज मदर ऑफ ऑल। ठीक है, तो वाटर का जो कॉन्सेप्ट है क्या वो सबको क्लियर हुआ कि थेलीस के फिलोसफी में वाटर क्या है। खाना में कुछ तो बताइएगा आप लोग। Sir, water is mother of ऑल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, वाटर को ही क्यों लिया इन्होंने, इसके पीछे का एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। हेलीज ने देखा कि दुनिया में एक मात्र जो है वाटर ही ऐसी चीज है जो कि सभी फॉर्म में हो सकती है। वाटर सॉलिड भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में, ये क्या है, ये गैस भी। तो उन्होंने देखा कि वाटर ही सभी जगह है, वाटर से ही सब लोग जी रहे हैं। और रहीम दास बिन भी कहा है कि रहीमन वाटर राखिए बिन वाटर सब सून, वाटर गए न उबरे मोती मानुष चून। कहा है ना रहीम जी ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कभी, नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी के बगैर कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्होंने हर एक जगह जो है पानी को ही जो है जिम्मेदार माना कि पानी से ही सब कुछ बना होगा। ठीक है, हालांकि ये फिलॉसफी बाद में आप जानते हैं कि बहुत क्रिटिसाइज हुआ होगा। पानी से सब कुछ बना है, इस बात को कहने वाला खुद भी आगे चल करके पानी पानी हो गया। डन। अब इसके बाद थेलीस के बाद हम बहुत अधिक इनके ऊपर टाइम नहीं देंगे। अगले जो फिलोसफर हम लोग को देखने को मिलते हैं वो है एनेक्सिमेंडर। कौन है
एनेक्सिमेंडर। अब एनेक्सिमेंडर की फिलॉसफी हमको क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर, पहले तो इनके बारे में एक चीज जानिएगा कि ये कौन थे। तो एनेक्सिमेंडर के बारे में ये डिसाइपल ऑफ थैलीस थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अगर इनकी फिलॉसफी पर हम बात करने की कोशिश करें तो एनेक्सिमेंडर जो है, इनकी एक बड़ी फेमस सी जो है बुक भी हुई थी। उस बुक का नाम लिखिएगा कि उस बुक का नाम क्या था? ऑन द नेचर। यानी कि प्रकृति पर निबंध इसको बोल सकते हैं हम लोग, इनकी बुक का नाम है। इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत हम लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट बुक ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। ये वेस्टर्न फिलॉसफी की हम इसे पहली बुक के तौर पर ले चलकर मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने कहा कि हम जो है जब सुप्रीम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, अब इनकी फिलॉसफी पर आए तो ये कहते हैं कि जब हम सुप्रीम एलिमेंट पर आएंगे तो सुप्रीम एलिमेंट के तौर पर इन्होंने कहा था कि हम किसी भी चीज को सुप्रीम एलिमेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं, ना तो हम वाटर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 4 एलिमेंट्स मानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडियन फिलॉसफी जो है 5 एलिमेंट्स मानती है। ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से इंडियन फिलॉसफी के? तो कहते हैं कि चित जल गगन पावक समीरा पंच तत्व रचित यह अधम समीरा शरीरा। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो ये 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं: पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर, अग्नि, फायर, वायु, एयर और आकाश, ईथर। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के ये पूरी दुनिया बनती। लेकिन ये जो आकाश या ईथर है, यहां तक पहुंचने की जो कल्पना है उसे करने में वेस्टर्न फिलॉसफी या तो पूरी तरह से अनजान था, कर ही नहीं पाया, या फिर ये होगा कि उसे कुछ संकोच हुआ होगा आकाश को या ईथर को एक एलिमेंट के तौर पर मानने। इस तरह से शुरुआती वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर हम बात करें तो कितने हमको जो है एलिमेंट्स दिखाई देते हैं? तो 4 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं: अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। 4 elements are there, and it was the teacher of Anaximander, Thales, जिन्होंने कि पहला एक एलिमेंट वाटर को उठा करके कहा कि हमें एक जो है सुपर एलिमेंट मिल गया है। जिन लोगों ने क्रिटिक किया
क्रिटिसाइज किया थेलीज को, उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ये वाटर क्यों होगा, किसी ने कहा फायर होगा, किसी ने कहा एयर होगा, किसी ने कहा अर्थ होगा। एनेक्सिमेंडर ने बोला थांबा थांबा, इकडे थांबा, मतलब जस्ट स्टॉप हियर। किसी भी एलिमेंट को हम सुप्रीम एलिमेंट नहीं मान सकते। उन्होंने कहा एनेक्सिमेंडर ने कि टू बिकम द सुप्रीम एलिमेंट देयर मस्ट बी वन एलिजिबिलिटी, एंड द एलिजिबिलिटी शुड बी दैट इट मस्ट बी इनफाइनाइट। तो किसी भी एलिमेंट को सुप्रीम एलिमेंट हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इन चारों में से, अर्थ, वाटर, फायर और एयर में से, नन ऑफ देम इज सुप्रीम एलिमेंट, नन ऑफ देम इज इनफाइनाइट। ये इन्होंने बोला। तो यहां पर जो है हम मेंशन कर सकते हैं कि एनेक्सिमेंडर ने फिर कहा क्या। तो इन्होंने कहा कि एपिरॉन नाम के जो है एक एलिमेंट को जो है ये लेकर के आते हैं। एपिरॉन, एपिरॉन को आप हिंदी में असीम लिखिए या फिर एपिरॉन ही लिखिए। एपिरॉन की खासियत उन्होंने बताई कि इसको इन्होंने अपने बुक ऑन द नेचर में कई जगह इसे द बाउंडलेस बताया, मतलब कि इसकी कोई भी बाउंड्री है ही नहीं, द बाउंडलेस। तो एपिरॉन ये कोई एलिमेंट ऐसा था जिसके के बारे में सीधे एनेक्सिमेंडर को ही पता हुआ था। ये है क्या, अगर हम इसके बारे में कहें कि इसके जो है एपिरॉन है कैसा, तो हम ये कहेंगे कि यह एटर्नल है, क्योंकि यही इनकी कंडीशन थी, एटर्नल होगा। जो एटर्नल होगा वो अक्सर करके इनफाइनाइट भी होगा। इनफाइनाइट ही नहीं होगा, वह सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी होगा। सेल्फ प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या है कि खुद ही से पैदा हुआ होगा। जो औरों से पैदा होगा वो हमेशा लिमिटेड होगा, और जो खुद से पैदा होगा वो हमेशा अनलिमिटेड होगा। एक बार एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर कैसे पता करें कि हम किसी को जो प्यार करते हैं वो सच्चा प्यार है कि नहीं। इसका रिस्पांस मेरे सामने बड़ा अच्छा था। उससे पूछ करके देखिए कि वह क्यों प्यार कर रहा है। तो अगर उसने कहा कि तुम्हारी आंखें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम्हारी जुल्फें बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम्हारे बाइसेप्स अच्छे लगते हैं, सिक्स पैक्स अच्छे लगते हैं, ये चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ अच्छी लगती है, तो समझ लीजिएगा कि ये सच्ची मोहब्बत नहीं, इट इज जस्ट अट्रैक्शन। क्योंकि वो किसी की वजह से पैदा हो रहा है, और जो किसी की वजह से पैदा होगा वो उसी तक रहेगा। कोई जो है किसी की जो है जुल्फों पर, किसी की आंखों पर, किसी की शक्ल सूरत पर मर रहा है, तो कब तक मरेगा। मान लिया कि 20-21 साल की उम्र में देखा, 10-12 साल चलेगा, उसके बाद तो जो है शक्ल सूरत जो है, न्यू सेल्स जब बनने शुरू होंगे और ओल्ड सेल्स टूटने शुरू होंगे, तो शक्ल सूरत में चेंज आना शुरू होगा, तब तो मोहब्बत बदल जाएगी।
चलिए पाउडर वगैरह पोत करके प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा करके कुछ दिन और रख लीजिए साहब, जानी तो है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह से रिस्पॉन्स किया कि बस देखा आपको और प्यार हो गया, एक कनेक्शन फील होता है सोलफुली। अभी आप लोग कहीं पर किसी और पे आजमा मत दीजिए, ठीक है ना, सोलफुली कनेक्शन, तब बात अलग है, तब समझ जाइएगा कि साथ। और जो कोई भी इसको बोलेगा ना और रियल बोलेगा ना, आप हमेशा समझिएगा कि वो बड़ी गहराई से उस बात को, इस बात को बोलते समय एक ठहराव होगा, एक रुकाव होगा। जब भी कोई बहुत दिल से बोलता है ना, तो वो ठहर करके बोलता है, रुक करके बोलता है। जब कोई दिमाग से बोलता है ना, तो बड़ी जल्दी जल्दी बोलता है, क्योंकि वो फ्रेम कर रहा है, वो फीलिंग्स नहीं। बट लव लॉजी पढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं। मेरा इरादा इस बात को बताने का है कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो होगा वही इनफाइनाइट होगा। चाहे आपका किसी के लिए प्यार हो या किसी का आपके लिए हो या फिर सुप्रीम एलिमेंट हो, तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड होना जरूरी। इफ इट इज नॉट सेल्फ प्रोक्लेम्ड तो वह कभी भी, आप ये नहीं कह सकते कि वह इनफाइनाइट है, इटर्नल है। आपको हमारी बात समझ में आ रही है ना मीरा? इसको कोई एक एग्जाम्पल के जरिए बना सकती है। ऐसा कभी इटर्नल, इनफाइनाइट, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आपने जो है जाना, महसूस किया? अपीयरेंस एग्जाम्पल तो आपने खुद ही दिया था कि अगर किसी अपीयरेंस को आप कह रहे हो तो सेल्फ प्रोक्लेम नहीं जाएगा। जो आपने फील किया, जो आपने जाना हो कभी, इसको कि हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड कह सकें और उस सेंस में उसको हम इटर्नल और इनफाइनाइट कह सकें। सर होता है कभी कभी व्हेन यू कनेक्ट टू अ पर्सन, जैसे फर्स्ट इंस्टेंस में तो हम लोग एक्चुअली फिजिकली या आउटर अपीयरेंस पे नहीं कनेक्ट होते हैं, इट इज इंटरनली, तो फिर वो सेल्फ प्रोक्लेम हो सकता है। बट अगर आउटर आपने अपीयरेंस, ऐसा कुछ जाना है या फील किया है? हम तो बता रहे हैं हाइपोथेटिकल। नहीं, हम प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, नहीं सर, नहीं। आप जानती हैं हम अंतर्यामी हैं, और हम अभी सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, ठीक है? सब रिकॉर्डिंग ऑफ कर, नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगी। क्यों रिकॉर्डिंग ऑफ करना है? ठीक है ना, घर वाले भी देखें। हाँ, मयूरी, मयूरी आपसे पहले खुशी से बात कर लें। खुशी बेटा, बात समझ में आई? भैया बात समझ में आई कि क्या बात कर रहे थे? आप बोल रहे हो तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन अभी नमीरा दीदी ने जो बात बोली थी मेरे उसमें से कुछ समझ में नहीं आई। छोड़ो, नमीरा थोड़ी पढ़ा रही, पढ़ा मैं रहा हूँ ना। मेरी बात समझ में आई? यानी कि कोई खुद से पैदा होगा तो वह अनंत होगा, अविनाशी होगा, नित्य होगा। जो खुद से पैदा होने का क्या मतलब है? मतलब वो किसी और के जरिए न पैदा किया जाए। भैया कोई एग्जाम्पल लेकर बता दो। बताते हैं, मयूरी का सुन लेते हैं पहले। यस मयूरी। सर फॉर एग्जाम्पल पढ़ने का जो मोटिवेशन होता है
जब वो अंदर से आता है तो वो बहुत दिनों तक रहता है, बट जब हम कब बहुत कहीं दिनों बाहर तक रहने का मतलब कि फिर खत्म तो हो जाता है ना। नहीं सर, बट अंदर से है तो वो मतलब ऐसा बहुत रहता है दिन कि तक रहेगा, खत्म हो जाएगा। हमने माना 10 साल रहेगा, 11वें साल में खत्म होगा ना। हाँ सर, तो बट अनंत कैसे गोल हुआ, मिलने तक इनफाइनाइट कैसे हुआ? नहीं सर, अगर मतलब गोल मिलने तक तो रहेगा, ऐसा होगा, फिर उसके बाद उस मोटिवेशन का कुछ काम नहीं रहेगा तो वो हमने खत्म हो देखा था जाएगा। हमारे जमाने में होता क्या था कि हम लोग सुबह सुबह छत पर पढ़ते थे, ऐसे बुक ले लेते थे, पढ़ते जाते थे, बुक लिया पढ़ते जाते थे। खतरा तो तब होता था कि मोटिवेशन था खूब पढ़ने का, अंदर से मन था पढ़ें। दिक्कत तब होती थी कि अगर सामने वाले छत पर भी कोई पढ़ रहा था, तब सारा मोटिवेशन वहीं छत पे ही दम तोड़ देता था। मैं इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं नमीरा के केस में लेकर के दे सकता हूं कि नमीरा ने जो फील किया है, जो जाना है, राइट नमीरा, ईश्वर या अल्लाह, आप देखना मैं अंतर्यामी हूं। आज मैं इस बात को 100% साबित करके रहूंगा कि आप क्या जानते हो। देखो मैं जानता हूं, आपसे भी बेहतर जानता हूं कि आप क्या जानते हो। अल्लाह या ईश्वर, गॉड, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड है या प्रोक्लेम्ड बाई एनीवन एल्स है? ईश्वर खुद से पैदा हुआ कि किसी ने ईश्वर को पैदा किया है? ईश्वर स्वयं से पैदा हुआ या किसी ने ईश्वर को पैदा किया? बताइए। खुद से, सेल्फ। ये बात खुशी आपकी भी समझ में आ रही है? ये समझ में तो आ रही है। ईश्वर खुद से पैदा हुआ है। तो क्या शायद नहीं। ईश्वर को कोई पैदा किया है? ईश्वर खुद से बने हैं। ईश्वर को नहीं कोई पैदा किया है। दुर्गा माई को कौन पैदा किया है? आप बोलती है ना जय माता दी, तो माता जी को किसने पैदा किया? माता जी की भी कोई माता जी हैं? बट सर गणपति बापा को तो किया ना। गणपति बप्पा को किया, तो गणपति बप्पा को किसी ने पेट से नहीं पैदा किया था, अमूर्त से सिर्फ मूर्त किया है। वरना एक दिन आप भी नहाते समय अपने मैल से जो है गणपति पैदा करके देखो। गणपति हमेशा थे, बट उनको एक रूप, एक आकार दिया गया। खुशी, बात समझ में आई? थोड़ी। भगवान को कोई पैदा करता है कि भगवान स्वयं से बने हैं? ये कौन है? दीदी बैठी है, दीदी जी तो दोनों। कौन बैठा है? जो भी बैठा उससे कहो कि 200 रुपया दे, ठीक है, फाइन लगाते हैं। भगवान को किसी ने बनाया है कि भगवान ने सब कुछ बनाया है? चलिए इनके लिए कुछ और चीजें महत्वपूर्ण हैं, तो छोड़ दें। यहां तक बात सही है कि अगर अल्लाह या ईश्वर हैं, ठीक है, तो अल्लाह या ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है। वो कैसे हैं? सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं। और हम जानते हैं कि जो भी हमारा खुदा है, जो भी हमारा ईश्वर है, वह इटर्नल भी है और इनफाइनाइट भी। वह असीम भी है और नित्य भी है। तो ईश्वर नित्य भी है, असीम भी है। तो जिसे यहां हम लोग ईश्वर या गॉड करें, नमीरा अब बताइए मैं सही अंतर्यामी हूं कि नहीं हूं? आप इस बात को जानती थी कि नहीं जानती?
एक बात पूछा से देखिए, आप क्या जानती थी मैं ये जानता था, ऐसे ही तो अंतर्यामी बनते हैं ना। और मैंने ये कहा था ना कि जिसे आप जानती उसे आपने फील किया। तो स्पिरिचुअल लेवल पर जब भी आप नमाज वगैरह पढ़ती हैं तो कहीं न कहीं उस डिवाइन पावर को आप फील भी करती हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया है। अब आप चाहिए तो मैं इसको जो है पब्लिश करूं या ना करूं। ठीक है, मैं ऐसे ही दिमाग की दही कर देता हूँ। मुझे दही खाने में बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ दिमाग की दही। ठीक है ना। मयूरी तो बेचारी बहुत तो भोगी रही है। ठीक है, जिसे हम ईश्वर या गॉड के रूप में असीम अनंत बता रहे हैं, उसी को ये किस रूप में बता रहे हैं? एपिरॉन के रूप में। किस रूप में बता रहे हैं? एपिरॉन के रूप में। अब ये जो एपिरॉन है ये कैसा है? तो हम ये कहेंगे कि दिस एपिरॉन इज, आगे लिखिएगा, क्या हमको लिखना चाहिए? He is free from conflicts। ये कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से जो है ये अलग हैं। और ये कहते हैं कि इसी एपिरॉन से सब कुछ पैदा हुआ है। भैया कॉन्फ्लिक्ट से हिंदी क्या आएगी? संघर्ष। रिजल्ट ऑफ दिस एपिरॉन। ये एपिरॉन खुद में कैसा है कि दिस एपिरॉन इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो लिखिएगा, ऐसे इसको बनाएंगे, ऐसे बना लेते हैं। बट there are conflicts and opposition in worldly things। यानी कि ये जो एपिरॉन है ये क्या है? ये सभी संघर्षों से मुक्त है। ये कैसा है? सभी संघर्षों से मुक्त है। लेकिन इससे ही संसार की सभी वस्तुएं बनी हैं। इसी एपिरॉन से संसार की सभी वस्तुएं बनी हैं। संसार की सभी वस्तुएं बनी हैं, फिर भी ये सभी वस्तुएं कैसी हैं? जिस एपिरॉन से बना वह एपिरॉन संघर्षों से मुक्त है, लेकिन उस एपिरॉन से जितनी वस्तुएं बनी हैं उन सब में संघर्ष है। सभी भौतिक वस्तुओं में संघर्ष है और विरोध है। सभी सांसारिक वस्तुओं में संघर्ष है और विरोध है। तो इस संघर्ष और विरोध का लाभ क्या मिलना है? क्यों है ये संघर्ष? क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट है? क्यों ये अपोजिशंस है? तो कहते हैं
कि डेवलपमेंट is the result of conflicts and opposition. इन्हीं संघर्षों से विकास होता है। इन्हीं संघर्षों से क्या होता है? विकास होता है। यानी कि जब तक चीजें लड़ेंगी नहीं, जब तक कि चीजें भिड़ेंगी नहीं, तब तक विकास होगा नहीं। अब ये चाहे चीजें हों, चाहे रिश्ते हों, ये हमेशा याद रखिएगा, संघर्ष होना जरूरी है। ठीक है? आप किसी के घर में जाइए, अब पता चला कि पति पत्नी एक दूसरे को जो है चिमटा, कढ़ाई, पैन, प्लेट्स चला करके खींच करके मार रहे हो, धड़ाम धुड़ुम की आवाज आ रही हो, प्रसन्न हो जाइएगा कि इनके घर में प्रेम है। किसी को आप जानते हो और उसके घर में कोई युद्ध नहीं, उसके घर में कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे, तो समझ लीजिएगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। कोई भी रिलेशन हो, एनी काइंड ऑफ द, उसमें ये चैलेंजेस आने ही आने चाहिए। क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं, जब आप लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो क्या होता है? जब आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो आप अपनी उन बातों को कह जाते हैं जो सामान्य तौर पर जब आप लड़ और झगड़ नहीं रहे होते हैं, आप चीजों को एडजस्ट कर ले जाते हैं। लेकिन एडजस्ट करने की एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज्यादा आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो वही आप फटते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, ठीक है ना? वो सामने वाले को कैरी करता है कि कौन सी चीजें आपको किस हद तक नापसंद है, और अब एडजस्ट वो भी अपनी तरफ से कर रहा होता है। देयर इज, आप अपनी जिंदगी में एक भी रिलेशन ऐसा नहीं बता सकते जहां पर कि संघर्ष, कितना ही समझदार कोई, कितना भी होशियार कोई खां क्यों न हो, अपने आकिब से उसका भी संघर्ष होता जरूर है। बात समझ में आ रही है मयूर? खान का मतलब होता है सरदार, चीफ, और आकिब का मतलब होता है उसका डिप्टी। सही बोल रहा हूँ ना मेरा? आप ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ये मुंडे हिला रहे हैं, इनके कहने का मतलब कि आप थोड़े ही पढ़े लिखे हैं, ज्यादा नहीं। तो ज्यादा पर मुंडे नहीं भी हिला रहे। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसका मतलब कि संघर्ष जरूर। आप इस संघर्ष को समझिए। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती, तो वो संघर्ष करती है बच्चे को बचाने और अपने जीवन को बचाने के लिए, दोनों के लिए। कितनी गहरी पीड़ा हो, कितना गहरा कष्ट होगा।
आप जैसे जैसे बढ़ते हैं हर चरण पर आप जीवन से लेकर के मृत्यु तक दर्द है, पीड़ा है, संघर्ष है। एक नन्हा सा बीज जो धरती के बाहर आपको दिखाई देता है, सोचिए कि उसने कितना संघर्ष किया होगा उस धरती के बाहर इतना सा बड़ा सा दिखने। कॉन्फ्लिक्ट्स आर एवरीवेयर। और जिंदगी में हम घबरा किससे जाते हैं? हम घबराते हैं कॉन्फ्लिक्ट से ही। हमें घबराना नहीं चाहिए कॉन्फ्लिक्ट से ही। हमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कॉन्फ्लिक्ट से घबराना चाहिए? क्योंकि इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट के जरिए ही हम इवॉल्व होते हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। अब यहां से आप लोगों को एथिक्स और एसे दोनों ही जगहों के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट्स मिला कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर द रीजन बिहाइंड ऑल इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट्स। और आपकी बात में यानी कि संघर्ष ही सभी विकासों की जननी। ये बात भले ही आप जानते रहे हैं, लेकिन सोचिए कि पढ़ने वाले को क्या स्वाद मिलेगा जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करके आए होंगे, इन्विजिलेटर चेक कर रहा होगा, एग्जामिनर चेक कर रहा होगा, और जैसे ही इस स्टेटमेंट के साथ आपने एनेक्सिमेंडर का नाम चिपकाया, कितना जबरदस्त स्वाद आएगा। अब जैसे खुशी है, खुशी को इस बात की खुशी नहीं है कि हम लोग बहुत बढ़िया कुछ पढ़ रहे हैं इसके लिए। खुशी को मेरी बात से नींद आ रही नहीं भैया, मुझे नींद नहीं आ रही। आपको पता है ना, खुशी हम अंतर्यामी। हम क्या है? अंतर्यामी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी तबीयत ठीक है या मन पूरा खाने पे लगा हुआ है। अब कोई भटकती आत्मा ऐसी जरूर आपके इर्द गिर्द है जो आपका मन भटकाने में लगी है ना। कोई आत्मा है ऐसी भटकती हुई आपके इर्द गिर्द? तो देखिए, पांव सीधे हैं कि उल्टे हैं, चेक करिए। सीधे सीधे सीधे। अगर पांव सीधे हुए तो वो आपको खिलाएगी भटकती आत्मा, और अगर पांव उल्टे हो गए तो वो आपको खा जाएगी। तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो लिखिए, इस तरह से हम एक बात और क्या पा सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि लैमार्क या डार्विन के पहले भी अगर हम यहां से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो लैमार्क और क्या नाम अभी दूसरे का लिए थे, डार्विन के पहले भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहां से मिलता है। ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात हो रही है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एनेक्सिमेंडर is father of theory of evolution। और यहीं से निकला
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से ही निकला कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये कहां से निकला, तो ये भी कहेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज नथिंग बट इवोल्यूशन। यानी कि कई बार हम लोगों को, जैसे कि जब हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें, तो हमारी धार्मिक किताबें हमको क्या बताती हैं, हमारी रिलीजियस बुक्स हमको ये बताती हैं कि हमारे जो भगवान लोग हैं, अल्लाह मियाँ हैं, इन लोगों ने पूरा कायनात, पूरा यूनिवर्स बना डाला। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में ये पूरा यूनिवर्स 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन संडे को आराम किया, सो गए। हम इसीलिए संडे को क्रिश्चियंस ऑफ रखते हैं। हमारे यहाँ पहले संडे को छुट्टी नहीं होती थी, जब अंग्रेज आए तब उन्होंने संडे को छुट्टी कराई। अगर मैं कश्मीर में था, वहाँ संडे नहीं ऑफ होता है, वहाँ फ्राइडे ऑफ होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है इस्लामिक जो है ट्रेडिशंस हैं, और इस्लाम में ये जो दुनिया अल्लाह ने बनाई वो 28 डेज में बनाई, ठीक है। हमारे यहाँ भगवान लोगों ने फुर्सत से बनाया है, एक क्षण में कहिए तो कहीं पर प्रकट हो गई है पूरी दुनिया, तो कहीं एक वर्ष में, तो कहीं पर जो है 11 महीने दुनिया बना करके 1 महीना भगवान देवसैनी निद्रा में चले गए, ठीक है। तो हिंदुइज्म में बड़ी छूट है, बनवा लो बस, ठीक है ना। लेकिन साइंस ये मानता है कि ये दुनिया 28 दिन में, 6 दिन में या साल भर में नहीं बनी होगी, ये दुनिया धीरे धीरे इवॉल्व की, इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। तो वो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स है, वो भी साइंस के पहले एनेक्सिमेंडर बताते हैं, और ये कहते हैं कि कैसे ये यूनिवर्स कैसे हुआ होगा, तो उसको भी जो है एनेक्सिमेंडर ने जो है दिखाने की कोशिश की है। कैसे दिखाते हैं, आइए जरा देखते हैं। ये कहते हैं कि ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एवोल्यूशन है, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या रही होगी, फिश रही होगी। इसे जो है खुशी बेटा लिखना है, विकास का सिद्धांत। एनेक्सिमेंडर को विकासवाद का जनक कहते हैं। एनेक्सिमेंडर को क्या कहते हैं, विकासवाद का जनक कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एवोल्यूशन, यानी कि इस विश्व का की उत्पत्ति विकास के क्रम में हुई। तो सबसे पहले क्या आई होगी, फिश आई होगी, फिर एक्वेटिक एनिमल्स आए होंगे, यानी कि पानी में रहने वाले जीव अलग अलग किस्म के जो हैं पाए जाते होंगे। फिर एक्वेटिक एनिमल्स से एनिमल्स एंड बर्ड्स आए होंगे। देखिए, साइंस भी सबसे पहले अमीबा और पैरामीशियम के जरिए ही धीरे धीरे धरती को बढ़ाना चाहते हैं, और अमीबा पैरामीशियम के हिसाब से ले लें तो ये भी पानी में ही है, एनिमल एंड बर्ड्स, और एनिमल एंड बर्ड्स के बाद ह्यूमन बीइंग्स। इस इन्होंने एक जो है पूरा बताया, ये ऐसे ऐसे लोग पढ़े, ठीक बात है। इतना ही नहीं, एनेक्सिमेंडर यहीं पर नहीं रुक जाता। एनेक्सिमेंडर जो है कुछ और भी इनके बारे में याद रखिएगा कि दुनिया में जो पहला मैप बना है, फर्स्ट मैप वाज क्रिएटेड बाय एनेक्सिमेंडर।
फर्स्ट मैप वाज क्रिएटेड बाय एनेक्सिमेंडर। इसके अलावा इन यूरोप एनेक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट जिन्होंने कि ये बताया था, मतलब कि पहला नक्शा खुशी लिखिएगा एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। यूरोप में पहली बार एनेक्सिमेंडर ने ही ये बताया था कि दिस अर्थ इज स्फेरिकल, ये दुनिया कैसी है, स्फेरिकल है, यानी कि दुनिया गोल है। ठीक है। और दूसरा क्या बताया कि सन इज मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ, कि सूर्य जो है वह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। ये बात यूरोप में औरों को नहीं पता था। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। अब यहां पर मैं आप लोगों को देख लिया, आप लोगों ने, ठीक है। अब यहां पर एक बात मुझे ध्यान में आई कि अक्सर करके इस्लाम को क्रिटिसाइज करते समय ये कहा जाता है, ये मुसलमानों को भी नहीं पता, ये फिलॉसफी पढ़ने का देखिए फायदा क्या हो, कि कहते हैं कि इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो अर्थ जो है वो चपटा है, इट्स लाइक अ प्लेट, तस्तरी जैसा। लेकिन एक्चुअल में प्लेट या तस्तरी शब्द तो लिखा नहीं है, चिपटा तो लिखा नहीं है। उसे कालीन या दाहन शब्द से यूज किया गया, दाहन जैसा कोई एक वर्ड यूज किया है। मीरा, डू यू रिमेंबर द वर्ड दाहन, दहन ऐसे करके कुछ है, एग्जैक्टली नहीं, वो वर्ड नहीं याद आ रहा है। तो जिसका मतलब होता है बिछौना या कालीन, उसका बिछौना या कालीन की जगह उसका एक मतलब वो भी होता है कि जहां पर कि रहा जा सकता हो। यानी कि पूरी दुनिया में जब अल्लाह ने जो पूरा यूनिवर्स रचा, तो उन्होंने अर्थ को चिपटा नहीं, रहने लायक बनाया। तो एग्जैक्ट मीनिंग ये है, दैट अरेबिक वर्ड। इसी तरह से जो है बाइबल वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं। जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा कि रिलीजन में गलत चीजें नहीं लिखी, बल्कि लोग रिलीजन से चिढ़ते इतना है कि उसको गलत बता देते। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी न्यूटन से बहुत पहले बाइबल में स्पष्ट तौर पर दी, और जब मैं बढ़ूंगा एरिस्टोटल की तरफ तो मैं उस पर भी चेक। तो आज की क्लास हम कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी रख रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि ये हुक्म हुआ है कि 10 बजे तक क्लास खत्म कर दें। वरना गेट बंद हो जाते हैं, कुछ ऐसा तो हो जाता है। सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मतलब 10:30 बजे तक वो वाईफाई वगैरह चालू रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कल से हम लोग क्लास को 8 बजे, कल तो वैसे भी आपकी थोड़ी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। हाँ सर, टेस्ट होने के बाद छुट्टी है। हाँ, तो हम लोग 8 बजे से रखेंगे, 8 से 10 हम लोग क्लास करेंगे कल। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, तो अभी हाँ। आप लोग जाइए, अच्छे से डिनर विनर करिए, ठीक है, फिर आराम से फिर आप लोग अपने टाइम से अपने टेबल पर वापस आ जाए। मिलते हैं कल। थोड़ी बहुत फिलॉसफी आज पहली बार चर्चा हुआ, कुछ पल्ले पड़ा, यस सर। समझ में आया कि फिलॉसफी कैसे आगे बढ़े।
तो अभी तो ये केवल शुरुआत, आगे चल कर के देखिए दिमाग की दही कैसे। तो खुशी जाओ बेटा, तुम्हारे खाने पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्या बना है आज?